आज हम आपको फ्रांसिस्को बोयस की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। फ्रांसिस्को उन कुछ चुनिंदा लोगों में से था जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर हिटलर जैसे तानाशाह के काले कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाया। फ्रांसिस्को को उस जेल में रखा गया था जहां पर अलग अलग देशों के लोगों को पकड़कर बंदी बनाया जाता था। जब वो उन कैदियों पर होने वाले अत्याचार को देखता है तो उसने फैसला कर लिया था कि वो इसके बारे में पूरी दुनिया को बताएगा। लेकिन ये काम उसने जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि अगर वहाँ के जेलर को उसकी कानों कान भी खबर होती कि फ्रांसिस्को उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है तो वो उसे सभी के सामने एक भयानक मौत देते। अब क्या फ्रांसिस्को उस जेल से निकलकर अपने काम को अंजाम दे पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जिसका नाम है ए फोटोग्राफर ऑफ माउथहाउसन। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें नाजी जर्मन माउथहाउसन कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था। ये एक तरह की जेल थी जिसे हिटलर की देखरेख में जीउस लोगों की मास किलिंग के लिए बनाया गया था। फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा आदमी, वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। हम देखते हैं कि सभी कैदियों के कपड़े उतारकर उन्हें 0 डिग्री से भी कम के तापमान में एक साथ खड़ा करके उनकी तस्वीरें खींची जा रही थी। वहाँ पर फ्रांस नाम का एक ऑफिसर आता है जो उनमें से कुछ कैदियों को चुनकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हम अंसेल्मो नाम के एक लड़की को देखते हैं और उसके पिता भी उन चुने गए लोगों में शामिल थे। इसके बाद हम फ्रांसिस्को को देखते हैं जिसे उस जेल में आए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, पर क्योंकि उसे अच्छी तस्वीरें खींचनी आती थी इसीलिए वो वहाँ पर एक प्रोफेशनल जर्मन फोटोग्राफर पॉल रिकेन के लिए असिस्टेंट का काम करता था। जब फ्रांसिस्को अंसेल्मो को रोते हुए देखता है तो वो उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसके पिता अभी जहाँ पर हैं वो उससे बेहतर जगह है और वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आएंगे। अंसेल्मो के जाने के बाद फ्रांसिस्को का दोस्त उसे कहता है कि तुमने उस बच्चे से झूठ क्यों बोला, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक बार जो यहाँ से गया उसे वो लोग मार देते हैं और वो दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आता। पर फ्रांसिस्को बस उस बच्चे को थोड़ी उम्मीद देना चाहता था। हम देखते हैं कि पॉल रिकेन फॉर्मेलिटी के लिए कैदियों की अच्छी तस्वीरें खींचा करता था ताकि वो उन फोटोग्राफ से पीछे की घिनौनी सच्चाई को छुपा सके। एक दिन फ्रांसिस्को और उसके दोस्त को कुछ ऑफिसर अपने साथ ले जाते हैं। फ्रांसिस्को देखता है कि उन लोगों ने ढेर सारे कैदियों का इनकाउंटर कर दिया था और वो चाहते थे कि उनकी तस्वीरें इस तरह खींची जाएं कि लोगों को लगे कि उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की और इसीलिए उन्हें गोली मारी गई। वहां पर फ्रांसिस्को एक आदमी को देखता है जिसका पैर कटा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि वो अंसेल्मो के पिता हैं, पर उसे पता चलता है कि वो कोई और था। फ्रांसिस्को जब उन फोटोज को डेवलप करके लाता है तो वो देखता है कि उस आदमी की यूनिफॉर्म उस यूनिफॉर्म से मैच नहीं कर रही थी जिसे उसने शुरुआत में पहना था। यहाँ तक कि उन्होंने रजिस्टर में भी उनके यूनिफॉर्म के नंबर को चेंज कर दिया था। हमें यहाँ पता चलता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि उन लोगों को मरने से बचाया जा सके जिनका नाम इनकाउंटर लिस्ट में था। मतलब वो एक तरह से मरे हुए लोगों के नाम और उनकी पहचान किसी दूसरे आदमी को दिया करते थे। फ्रांसिस्को के साथ का कैदी उसे कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फ्रांसिस्को एक ऑफिसर को अपनी वाइफ के बारे में बात करते हुए सुन लेता है जिसे एक तोहफा चाहिए था। फ्रांसिस्को उस ऑफिसर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए उसके परिवार की एक अच्छी सी तस्वीर खींच सकता है जो शायद उसकी पत्नी को पसंद आए, जिसके लिए बाद में वो ऑफिसर मान जाता है। फ्रांसिस्को को जब पता चलता है कि इनकाउंटर की लिस्ट में अगला नंबर उसके दोस्त का है तो वो उसकी यूनिफॉर्म के नंबर को अंसेल्मो के पिता की यूनिफॉर्म के नंबर से बदल देता है क्योंकि वो मर चुके थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, पर जल्द ही ऑफिसर को पता चल जाता है कि जो आदमी उनके सामने बैठा हुआ है वो ऑन पेपर मर चुका था। फ्रांसिस्को उसे कहता है कि जरूर शायद कोई गलती हुई होगी, वो उसे ठीक कर देगा। पर ऑफिसर उसके दोस्त को उसकी आंखों के सामने शूट कर देता है। वो उसकी लाश को तारों पर लटकाकर उसकी कुछ फोटोज खींचते हैं ताकि सभी को लगे कि वो भागने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से वो मारा गया। फ्रांसिस्को को आए हुए बस 2 महीने ही हुए थे और उसने वहाँ बहुत कुछ देख लिया था। जब वो उन फोटोज को डेवलप कर रहा था तो उसे वहाँ पर कुछ नेगेटिव्स की फाइल्स मिलती हैं जिसके अंदर इसी तरह की बहुत सारी तस्वीरें थी। वो उन फाइल्स को सबसे पीछे वाले ड्रॉअर में छुपा देता है। हम देखते हैं कि उन्हें रेडियो से पता चलता है कि हिटलर अपने दुश्मन देशों से हार रहा था, जिसका मतलब ये था कि उन्हें जल्द ही आज़ादी मिल सकती थी। फ्रांसिस्को देखता है कि कुछ और कैदियों को गैस चेंबर में बिठाया जा रहा था जिसके अंदर की जहरीली हवा उनकी जान ले लेती है। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था कि वो उन सभी फोटोज को डिलीट कर दें जिसमें मरे हुए कैदियों की तस्वीरें थी ताकि किसी को भी इसके बारे में ना पता चले। पर फ्रांसिस्को किसी भी हालत में उन फोटोज को बचाना चाहता था ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आखिर में उन लोगों के साथ इतने सालों में क्या क्या हुआ। उसके साथ का एक कैदी ऐसा करने से बहुत घबरा रहा था, पर फ्रांसिस्को इन सब की जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेने को तैयार था। वो कुछ नेगेटिव्स को निकालकर बाकी सभी फाइल्स को जला देते हैं क्योंकि नेगेटिव्स को छुपाना उनके लिए आसान था।
पॉल रिकन फ्रांसिस्को को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके काम से बहुत खुश है, इसीलिए वो उसे एक इनाम देना चाहता है। हमें पता चलता है कि उस जेल में एक ब्रोथल था जहां पर वो सभी ऑफिसर्स एक स्पेनिश लड़की का रेप करते थे और इनाम के तौर पर पॉल उसे भी ऐसा करने का एक मौका देता है। पर वो चुपके से उन दोनों की एक साथ फोटोज भी खींच रहा था। फ्रांसिस्को को उन नेगेटिव्स को किसी भी तरह पॉल से बचाना था, इसीलिए वो उन लोगों को इकट्ठा करता है जिन पर वो भरोसा कर सकता था। वो चाहता था कि वो उन नेगेटिव्स के छोटे छोटे टुकड़े को अपने पास छुपा ले, पर उनमें से कोई भी उन तस्वीरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। फ्रांसिस्को उन्हें कहता है कि अगर हिटलर जंग में हार गया और हमें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला तो बिना उन फोटोज के कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और वो सभी बेगुनाह लोग जो यहाँ पर मारे गए उन्हें ना तो इंसाफ मिलेगा और ना ही उन ऑफिसर्स को उनके किए की सजा। डोलोरेस फ्रांसिस्को को बताती है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया तो फ्रांस ने उससे वादा किया था कि अगर वो उनके साथ 6 महीने तक रहेगी तो उसके बाद वो उसे हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। लेकिन अब उसे यहाँ रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर वो उसे जाने नहीं दे रहे हैं। फ्रांसिस्को उससे भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है और उसे भी कुछ नेगेटिव रील्स को छुपाने का काम देता है। दूसरी तरफ हम हांस को देखते हैं। ये वही आदमी था जो अंसेल्मो के पिता की पहचान के साथ वहाँ पर रह रहा था और फ्रांसिस्को ने उसे भी अपने प्लान का हिस्सा बना रखा था। हम देखते हैं कि उन ऑफिसर्स के मनोरंजन के लिए वो सभी कैदी मिलकर उनके लिए एक शो परफॉर्म करने वाले थे, पर असल में शो तो बस एक बहाना था। वो पीठ पीछे फ्रांसिस्को को कुछ रील्स के साथ उस जेल से भगाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि आए दिन वहाँ पर चेकिंग होती रहती थी जिससे उनकी पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ पर पोपोई नाम का एक और कैदी था, पर वो नाजी जर्मन्स की तरफ से था और उनके कहे हर एक ऑर्डर को फॉलो करता था, फिर चाहे वो किसी को जान से मारना ही क्यों ना हो। जब वो सभी शो परफॉर्म कर रहे थे तो उसी समय फ्रांसिस्को हांस के साथ मिलकर पीछे के रास्ते से होते हुए पेंट्री में आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोपोई को उनका शो पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो कैदी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोपोई को एक कैदी बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है। वो नीचे गिरकर मर जाता है और किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होती। दूसरी ओर फ्रांसिस्को जैसे ही उस बक्से में जाने वाला था, हांस उसे कहता है कि उसकी जगह वो उस बक्से में जाएगा, पर फ्रांसिस्को जानता था कि उसे टीबी की बीमारी है जिसकी वजह से उसे खांसी आती है और अगर किसी ने उसके खांसने की आवाज सुन ली तो वो उसे पकड़ लेंगे। पर हांस उसे भरोसा करने के लिए कहता है और फ्रांसिस्को को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। शो खत्म होने के बाद जब ऑफिसर उन कैदियों की गिनती करते हैं तो उनमें से एक गायब था और ये कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे पोपोई ने मार दिया। वो उस आदमी की जगह एक दूसरे कैदी को दे देता है। इसके बाद फ्रांसिस्को कुछ दिनों तक इंतजार करता है इस उम्मीद में कि हांस उन फोटोग्राफ्स को मीडिया को दे देगा, पर कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी अखबारों या रेडियो पर उनका कोई जिक्र नहीं था। उसे लगा कि हांस ने उसे धोखा दिया है और वो वहाँ से भाग गया। हम देखते हैं कि वो ऑफिसर फ्रांसिस्को को पकड़कर उसे फ्रांस के पास ले जाते हैं। उसने कुछ नेगेटिव्स अपनी शर्ट की कॉलर के नीचे छुपा रखे थे जो बार बार बाहर निकल रहे थे, पर फ्रांसिस्को उन्हें ऑफिसर की नजरों से बचा लेता है। आज फ्रांस के बेटे का बर्थडे था और वो चाहता था कि फ्रांसिस्को उसकी कुछ अच्छी तस्वीरें खींचे। उस पार्टी में वो देखता है कि वहाँ पर अंसेल्मो भी था जिसे उन लोगों ने वेटरिंग का काम दिया था। फ्रांसिस्को के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कुछ तस्वीरों को उसके जरिए जेल से बाहर निकालने का। वो एक नाजी जर्मन से कहता है कि अंसेल्मो बहुत मेहनती लड़का है और वो उसे अपने घर के काम काज के लिए नौकरी पर रख सकते हैं। वो अंसेल्मो से कहता है कि उसने उसकी सिफारिश कर दी है लेकिन बदले में उसे उसका काम करना होगा, पर अंसेल्मो उसे उन नेगेटिव्स को अपने पास रखने से मना कर देता है। रात के समय हम देखते हैं कि फ्रांस अपने बेटे को तोहफे के तौर पर एक गन गिफ्ट करता है। उसका बेटा अंसेल्मो की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है और खुशकिस्मती से उसके अंदर गोलियां नहीं थी। फ्रांस उसमें कुछ गोलियां डालता है और अपने बेटे को निशाना लगाना सिखाता है, पर हद तो तब पार हो जाती है जब वो अपने 10 साल के बेटे को कुछ ज्यूस को गोली मारने के लिए कहता है। उसके बेटे के हाथ कांप रहे थे पर फ्रांस उस गन से एक ज्यू को मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को अंसेल्मो को मारने के लिए कहता है। फ्रांसिस्को बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि ये लड़का उनके बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वो उसे अभी ना मारे, पर फ्रांस उसे बीच से हटने के लिए कहता है। वो नाजी जर्मन जिससे फ्रांसिस्को ने बात की थी वो फ्रांस से कहता है कि उसे वो बच्चा चाहिए, उसे एक नौकर की जरूरत है। जिसके बाद फ्रांस अंसेल्मो को नहीं मारता। फ्रांसिस्को चुपके से उन रील्स को उसकी जेब में डाल देता है। अंसेल्मो अब उन नाजी जर्मन्स के घर में रहने लगा था, लेकिन जब वो उन रील्स को अपने तकिए के नीचे छुपा रहा था तो एक औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी उन्हीं में से एक थी। अगले दिन जेल के अंदर फ्रांस माइक पर खड़ा होकर उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था जो जेल से भागने की कोशिश करते हैं
और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग हांस को पकड़कर उन सभी कैदियों के सामने लाते हैं। वो उसे सभी के सामने फांसी देने की तैयारी कर रहे थे और उसकी मौत का मजाक बनाने के लिए फ्रांस वहाँ पर कैदियों से गाने बजवाता है। हांस को जैसे ही फांसी पर लटकाया जाता है वो रस्सी पतली होने की वजह से टूट जाती है, जिसके बाद उसे फिर से फांसी पर लटकाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को वहाँ के कैदियों को जबरदस्ती दिखाया जाता है ताकि उनमें से कोई भी दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। फ्रांसिस्को उसकी मौत से बहुत दुखी था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और पॉल के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम इतने सारे मासूम लोगों को कैसे मरते हुए देख सकते हो, कैसे उनकी फोटो खींच सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। और पॉल उसे उसके सामने ठीक से पेश आने को कहता है। उन दोनों के बीच में जानलेवा हाथापाई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ जर्मन सोल्जर्स आकर फ्रांसिस्को को पकड़ लेते हैं। वो उसे कमरे में बिना खाना और पानी के बंद कर देते हैं। फ्रांसिस्को को दीवार के दूसरी ओर से अपने एक साथी कैदी की आवाज आती है, जिसे उन जर्मन्स ने छोटी मोटी चीजें चुराने के लिए सजा के तौर पर वहाँ पर बंद कर रखा था। हमें पता चलता है कि वो इतने समय से वहाँ पर लाशों को खाकर जिंदा था और वो पूरी तरह से पागल हो गया था। वो फ्रांसिस्को को बताता है कि हांस भी उससे पहले वहीं पर था, लेकिन उसने उन्हें रील्स के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उन जर्मन्स को वो रील्स मिली, क्योंकि वो हांस की बॉडी के अंदर थी जो उसके साथ ही जल गई। वो फ्रांसिस्को को उसकी रील्स वापस लौटा देता है, जिसे उसने इतने समय से अपने पास छुपा कर रखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस्को को जर्मन्स बहुत टॉर्चर करते हैं। वो ऑफिसर पॉल से कहता है कि अगर वो नेगेटिव्स उसे नहीं मिले तो वो इन सब का इल्जाम उसके ऊपर डालेगा। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। वो मार खाते खाते बेहोश हो जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे बाहर से गोलियों के चलने और बम धमाकों की आवाज आती है। हमें पता चलता है कि अमेरिका ने उस जेल पर हमला कर दिया था। कुछ देर बाद कुछ सोल्जर्स उसे जबरदस्ती पकड़कर एक वैन में डाल देते हैं और उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से भागते दौरान उस गैस की पाइप कट जाती है, जिसके बाद उन सभी को बाहर निकाला जाता है। वो जर्मन ऑफिसर उन सभी का इनकाउंटर करने लगता है, पर जब वो देखता है कि अमेरिकन सोल्जर्स उसी की ओर आ रहे थे तो वो वहाँ से भाग जाता है और इस तरह फ्रांसिस्को आखिर में मरते मरते बचा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जेल के सभी कैदी पपोई को पीट पीट कर मार देते हैं। फ्रांसिस्को उस जेल में वापस लौटता है और वहाँ के कोने कोने से उन नेगेटिव्स को वापस से इकट्ठा करने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ के कैदी बहुत सालों बाद अच्छा खाना खा रहे थे, जिसे अमेरिकियों ने उन्हें दिया था। वहाँ पर उसे फ्रांस की लाश दिखाई देती है। कैदियों ने हिटलर का मजाक बनाने के लिए फ्रांस की बॉडी पर उसका नाम लिखकर उसे फेंस पर लटका दिया था। उसे मरा हुआ देखकर फ्रांसिस्को बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि पॉल अभी भी वहीं पर था। पॉल फ्रांसिस्को से कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, उसने बस ऑर्डर्स को फॉलो किया। पर फ्रांसिस्को उसे कहता है कि फिर भी उसे उसके किए की सजा मिलेगी। वो पॉल का कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे डोलोरेस मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फ्रांसिस्को उसकी एक तस्वीर खींचता है। सभी कैदी मिलकर हिटलर के सिंबल को नीचे गिरा देते हैं और वहाँ पर अपना झंडा फहराने लगते हैं। वो ये सब होते हुए अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। आखिर में वो अंसेल्मो के पास आता है और हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने अंसेल्मो की उन नेगेटिव्स को छुपाने में उसकी मदद की थी, जिसे वो फ्रांसिस्को को वापस कर देती है। आखिर में हमें कुछ असली तस्वीरों को दिखाया जाता है, जिन्हें उन नेगेटिव से डेवलप किया गया था। वो फोटोज ही उन जर्मन्स के खिलाफ एकमात्र सबूत थे, जिसके चलते आगे चलकर उन नाजी जर्मन्स को अमेरिका ने उनके किए की सजा दी। फ्रांसिस्को आजाद होने के बाद भी कई सालों तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझता रहा, जिसकी वजह से सिर्फ 30 साल की उम्र में उसकी किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ फ्रांसिस्को की यह सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।